नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 360 में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और सरकार बढ़ती महंगाई पर एक्शन में दिख रही है। चने की कीमतों में आई तेजी को रोकने के लिए सरकार 10 लाख टन चने की बिक्री करेगी। वहीं प्याज की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगा दी गई है। लेकिन बारिश अब भी सरकार और किसान दोनों के माथे पर बल ला रही है। ऐसे में सरकार के कदमों का कितना असर पड़ेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी सांतिया गोरा। और उसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की अंदना भारती, एंजल वन की प्रथमेश माल्या, आईग्रेन इंडिया के राहुल चौहान और एपीएमसी वाशी से हम जोड़ेंगे ट्रेडर रामदास पवाले को। लेकिन सांतिया, आप हमारे साथ यहां पर जुड़ी हैं। क्लियरली काफी सारी इंफॉर्मेशन यहां पर है। जहां तक बारिश को लेकर है, चिंताएं हैं। माना जा रहा है कि अगस्त में अब तक यहां पर 40% की डेफिशिएंसी रह सकती है। तो किन इलाकों में प्रॉब्लम्स हैं? आप ऑफकोर्स स्काईमेट आईएमडी दोनों से यहां पर बात कर रही हैं। और किन फसलों पर कंसर्न्स हैं? देखिए, सबसे पहले हम इलाकों की बात कर लेते हैं। मनीषा, आपने बिल्कुल सही कहा कि 40% के आसपास सामान्य से कम बारिश अगस्त के महीने में हुई है। अगर हम स्काईमेट की बात करें तो स्काईमेट ने आगे बढ़कर ये तक कहा है कि पिछले 100 सालों में इतना सूखा अगस्त यानी इतना सूखा सावन कभी देखने को पिछले 100 सालों में नहीं मिला है। इसके अलावा अगर हम आंकड़ों की बात कर लें तो इस सीजन के जो आंकड़े हैं, यानी कि 1 जून से लेकर के 16 अगस्त तक नेशनल लेवल पे 6% का डेफिसिट है बारिश की। अगर हम बात करें, अगर हम 10 अगस्त से लेकर 16 अगस्त की बात करें तो यही आंकड़ा 58% का है, यानी कि 58% कम बरसात हुई है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों की। मध्य भाग हमारी देश का वो सबसे ज्यादा प्रभावित है। अगर पिछले ही हफ्ते की बात करें तो 85% सामान्य से कम बारिश हुई है। साउथ पेनिनसुला की यानी दक्षिणी राज्यों की अगर बात करें तो वहां पे 58% कम बारिश हुई है। और ओवरऑल भी अगर हम बात करें तो इस पूरे सीजन में, यानी कि 1 जून से लेकर के 16 अगस्त तक दक्षिणी हिस्सों में 12% कम बारिश और सेंट्रल इंडिया में 3% कम बारिश हुई है। जाहिर सी बात है कि ये फसलों पे इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और दिखना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, जो कि एक प्रधान दक्षिणी राज्य की श्रेणी में आ जाएगा, उसमें खासकर कि नासिक, धुलिया और बाकी जो इलाके हैं मराठवाड़ा और विदर्भ के जो राज्य के इलाके हैं उसमें बात करें तो कॉटन यानी कि कपास से लेकर के सोयाबीन हो, चाहे वो धनिये की खेती हो, चाहे वो मूंगफली की खेती हो, इन सब पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। जरा और दक्षिण में अगर जाएं तो कर्नाटक की तरफ कॉफी प्लांटेशंस पे भी फर्क पड़ा है, चाहे वो चना हो। महाराष्ट्र की तरफ वहां भी सोयाबीन और कपास पे फर्क पड़ा है। और सोयाबीन और कपास बहुत महत्वपूर्ण फसलें, जैसे कि हम जानते हैं कैश क्रॉप हम उन्हें कहते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के किसानों के लिए ये दुगनी मार इसलिए है क्योंकि पिछली साल ज्यादा बारिश की वजह से सोयाबीन की फसल खराब हो गई थी, जिनका अब तक उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला है। इस बार सूखे के चलते ये हालात फिर से उनके लिए खराब हो गए हैं। अब देखिए, कुछ एक विशेषज्ञों की बात करें तो उनका कहना है कि जी अगर अगले 4-5 दिन में बरसात हो गई तो कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन हमने ग्राउंड पे जाकर के किसानों से बात की है। उन्होंने कहा कि जिसे फ्लावरिंग विंडो हम कहते हैं, फूल लगने का या फलने का जो विंडो होता है, वो अब बंद हो चुका है उनके लिए। तो अब अगर बरसात होती भी है तो उसका कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। और दूसरी तरफ स्काईमेट के विशेषज्ञों ने हमें बता दिया है कि दुखद है कि अगले आने वाले दिनों में भी, यहां तक कि सितंबर की शुरुआत में भी बारिश के आसार नहीं दिखेंगे। मनीषा, एब्सोल्युटली सांतिया, बहुत ज्यादा यहाँ पर कंसर्न्स हैं और हम स्काईमेट और आईएमडी से यहाँ पर बात करते भी रहते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि ऑन ग्राउंड की जो सिचुएशन है, और अगर अगले 5-7 दिन तक बारिश नहीं होती तो यहाँ पर हम और प्राइसेस भी बढ़ता हुआ देखेंगे, अवेलेबिलिटी को और फसल को लेकर तो नुकसान यहाँ पर है ही। वंदना, आप कैसे देखती हैं ओवरऑल जिस तरह की स्थिति है और जिस तरह के इन्फ्लेशन कंसर्न्स, क्रॉप कंसर्न्स फिर से लौटते हुए दिखे हैं? जी मनीषा, दिक्कत ये है यहाँ पे कि ये जो कंसर्न है ये ग्लोबल लेवल पे है। यहाँ पे अब रिसेंटली न्यूज आई है कि जो पनामा कैनल है वहां पे 200 से ज्यादा कार्गो शिप जो है वो स्टक है क्योंकि पानी का लेवल वहां पे कम हो गया है। तो मेरे ख्याल से या तो मानसून बहुत ज्यादा है, जहां एरिया है वहां बहुत ज्यादा है, या तो बहुत कम है। प्लांटेशन स्टेज में भी बहुत ज्यादा मिली नहीं है यहाँ पे। तो पल्सेस के प्राइसेस मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा यहाँ पे इजाफा और हो सकता है। रीजन भी है कि सीजनलिटी के साथ यहाँ पे एक फेस्टिव डिमांड जो है वो भी आ रहा है। तो ये कंसर्न रहेगा, चाहे वो शुगर हो, पल्सेस हो या यहाँ पे एडिबल ऑयल हो। तो सारे पैक में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा। और ग्लोबल प्रेशर जो एल नीनो का आ रहा है या ट्रांसपोर्टेशन का आ रहा है, इसका भी एक प्रीमियम जो है या फियर फैक्टर जो है वो आता हुआ मार्केट में दिखाई दे सकता है। ऑलराइट,
एक तो ऑफ कोर्स कंसर्न यहाँ पर है ही, लेकिन साथ ही बात यहाँ पर चने की भी करेंगे और राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, तुअर पहले प्रॉब्लम था, उड़द में भी हमने भाव बढ़ते हुए देखे, चना जो एमएसपी के नीचे था वहां पर भी प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आए हैं और सरकार यहाँ भी एक्शन में है। 10 लाख टन चने की बिक्री करने की यहाँ पर बात ऑलरेडी की गई है। कैसे देखते हैं आप, एक तो बारिश की कंसर्न्स और दूसरा जो ये 10 लाख टन चना बाजार में बेचा जाएगा, जो प्राइसिंग है और जो खरीदार करने वाले हैं, कैसे हैं वो सब नंबर्स? नमस्कार मनीषा जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग अस। देखिए, चना की कीमतें पिछले जो 1 जुलाई से लेकर अब तक दिल्ली चना जो है 1075 रुपये और अकोला में 975 रुपये बढ़ा है। और 28 जुलाई से मतलब पिछले महीने जो है चना की रबी 2022 की बिक्री शुरू हुई थी और काफी अच्छे भाव पर नेफेड ने चना बेचा है, जिसकी वजह से थोड़ा मार्केट में सेंटिमेंट पॉजिटिव हुआ है। प्लस जो सरकारी खरीद थी रबी 2023 सीजन में वो 23.45 लाख टन की गई है, जो करीब कुल उत्पादन का 20 से 25% बैठता है। तो नाफेड के पास काफी अच्छा स्टॉक रहा है चने का। रबी 22 का भी 14 लाख टन का पुराना स्टॉक था। कुल उपलब्धता 37.5 लाख टन थी टेंडर खुलने से पहले। अभी हाल ही में भी रबी 2023 के भी टेंडर आज से नेफेड ने खोले हैं, बट टेंडर में अच्छे भाव लगने के कारण कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। और नेफेड जो अच्छी खरीद की गई है उसके कारण जो खुले बाजारों में है वो चने की थोड़ी सी किल्लत है मंडियों में, व्यापारियों के पास माल कम है। और इस स्टॉक को देखते हुए मिलर्स ने भी काफी कम क्वांटिटी में स्टॉक किया हुआ था। इन्हीं सभी कारणों से चना की कीमतों में जो है उछाल देखा गया है। जी हाँ, अगर दालों की बात करें तो स्टॉक लिमिट से लेकर और इंपोर्ट्स और बफर स्टॉक और काफी सारी दिक्कतें यहाँ पर भी रही हैं। लेकिन राहुल, जिस तरह से अब यहाँ पर चना ओपन मार्केट में बेचने की बात की गई है, फेस्टिवल से पहले, इलेक्शन से पहले भी, आपको लगता है भाव अब थोड़े से बेहतर होते हुए नजर आएंगे, यानी कि गिरते हुए दिखेंगे? देखिए, सरकार को भाव तो बढ़ ही रहे हैं, हम सबको मालूम है, लेकिन सरकार की इसमें दायित्व बनता है कि जो कीमतें हैं वो थोड़ी उपभोक्ता जो हैं उसके सीमित दायरे में ही बढ़े। इन्फ्लेशन आप देखें जुलाई के अंदर पल्सेस में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो मैं मानता हूँ कि सरकार को दखल अंदाजी करना चाहिए उपभोक्ता पॉइंट ऑफ व्यू से। और किसानों की अगर बात करते हैं तो किसानों को काफी लंबे समय के बाद जो ये चना की कीमतें एमएसपी से ऊपर मिली हैं, तो जिन किसानों ने स्टॉक किया हुआ है उनको तो फायदा होगा ही। और भविष्य में मुझे लगता है कि अगर सरकार की मध्यस्थता बढ़ती है तो चना की कीमतें जो हैं वो सीमित दायरे में ही फ्लक्चुएट करेंगी। राहुल, अगर यहाँ से 3-4 महीने की बात की जाए, क्योंकि इस दरमियान हम फेस्टिवल्स, वेडिंग सीजन, दिवाली तक की भी खरीदारी आता हुआ देखेंगे, कैसे देखते हैं आप ओवरऑल पल्सेस के प्राइसेस यहाँ से तब तक, चाहे वो तुअर की बात है या चने की? चने में देखिए, चने में सारा दारोमदार जैसे मैं पहले बता चुका हूँ सरकार के हाथों में है, क्योंकि चना का अच्छा स्टॉक है। तुअर की अगर बात करते हैं तो अभी अफ्रीका से तुअर आने लगी है। मोजाम्बिक में कुछ कंसर्न आ रहे हैं और सभी को मालूम है कि हमें तुअर की जरूरत है। तो अभी अफ्रीकन तुअर जो है पिछले, आप यकीन मानेंगे, 15-20 दिनों में या एक महीने के दौरान $150 बढ़ के $1000 प्रति मेट्रिक टन से अधिक हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर जो म्यांमार में स्टॉक करीब 20,000 टन के आसपास बचा हुआ है, वहां भी कीमतें जो है लगातार बढ़ाई जा रही हैं। और उड़द की अगर आप बात करते हैं तो उड़द मौसम का जो आप देखिए सोइंग कम हुआ है, दोनों फसलों का, मूंग का भी कम हुआ है। उड़द की अगर आप बात करते हैं तो उड़द करीब 3 लाख टन के आसपास म्यांमार में है, जिसका काफी तेजी से आयात हो रहा है। अगर मौसम की मार भविष्य में पड़ती है एल नीनो की, तो हमारे लिए बहुत मतलब सरकार के लिए अवेलेबिलिटी को बढ़ाना जो है बहुत बड़ा इशू रह सकता है और कीमतों में कुछ बदलाव भी आ सकते हैं। तो यानी कि कितनी बढ़त की एक्सपेक्टेशन है फिर? पढ़न कितनी बढ़त की एक्सपेक्टेशन है फिर भावों में? भाव में देखिए मैम, अभी पिछले एक महीने में चना की कीमतें 1000 रुपए से ऊपर बढ़ चुकी हैं। ठीक इसी अनुपात में करीब 125 रुपए एफएक्यू वगैरह, $125 माफ कीजिए, एफएक्यू बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि मैं प्रेडिक्ट नहीं, 400 से 500 रुपए की तेजी अभी मेरे को और दिखाई देती है। ऑलराइट, तो क्लियरली सरकार के लिए वो अच्छी न्यूज़ नहीं है। इतनी सारी मेजर्स लेने के बाद भी हालम ये है कि यहाँ से और तेजी यहाँ पर हम दालों के भावों में आता हुआ देख सकते हैं। राहुल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो पूरा दालों पर 360 डिग्री पर्सपेक्टिव भी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात हम यहाँ पर प्याज की करते हैं, जहां पर कीमतों पर लगान लगाने के लिए सरकार ने यहाँ पर भी एक्शन लिया है और काफी सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि भाव यहाँ पर भी चढ़ेंगे। टमाटर के बाद प्याज पे ध्यान रखने की जरूरत थी और 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर लगा दी गई है। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि आज
जो लसलगांव मंडी है, नासिक की जो सबसे बड़ी प्याज की मंडी है, वहां पर ऑक्शन का काम भी रुकता हुआ नजर आया है। शांति, आपने काफी सारे लोगों से यहाँ पर बात की है ऑन ग्राउंड, आप हमें पिक्चर्स, फुटेजेस, वीडियोस भी भेज रही हैं, तो लेटेस्ट वहां पर क्या है? देखिए मनीषा, यहाँ पे दो चीजें हैं। सबसे पहले जो हमने किसानों के साथ, प्याज के किसानों के साथ बातचीत की, देखिए दो चीजें हुई। सबसे पहले तो फरवरी से ही अगर हम शुरुआत करें तो उनके दाम उन्हें बहुत कम मिले, क्योंकि फरवरी में जो अचानक से टेम्परेचर बढ़ गया, ऐसे में जो खरीफ और लेट खरीफ की फसल थी सब एक साथ बाजार में आई, दाम गिर गए। ऐसे में किसानों को जो भी सब्सिडी महाराष्ट्र राज्य की सरकार की तरफ से घोषित जो घोषणाएं हुई हैं वो कभी उन्हें मिली नहीं, तो प्याज का किसान वैसे ही त्रस्त था। अब हुआ ये कि जो रबी की फसल जो कि अप्रैल के मंथ में, अप्रैल के महीने में लगाई जाती है, उसे बड़ी आसानी से सितंबर या अक्टूबर तक स्टोर किया जा सकता है। तो ऐसे में जो लीन पीरियड होता है, उस लीन पीरियड तक भी किसान अपनी फसल बेच सकता है। तो किसी भी चीज का जो भार है वो ना तो किसानों पर पड़ता है ना ग्राहकों पर पड़ता है। लेकिन इस बार मार्च के महीने से ही, पहले मार्च और फिर अप्रैल में ना सिर्फ असामयिक बारिश हुई बल्कि ओले भी गिरे। तो ऐसे में रबी की ये जो फसल थी वो जुलाई से ही सड़ना शुरू हो गई। अब अगर हम किसानों की बात करें तो उनका कहना है कि उनकी कम से कम 70 से 80% तक की फसल खराब हुई है। और जो ट्रेडर्स हैं जिनके पास बेहतर फैसिलिटीज हैं स्टोर करने के लिए, उनका भी कहना है कि 15 से 20% उनकी भी स्टोर्ड जो प्याज है वो खराब हुए हैं। और विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ ट्रेडर्स का नुकसान देखें तो 500 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है सड़ने के रूप में प्याज का। अब इसमें जो अगली चीज हुई है वो ये कि क्योंकि समझ में आ गया था कि एक डिमांड सप्लाई का गैप जो है वो दिखेगा, तो ऐसे में जुलाई के आखिरी सप्ताह तक मंडियों में थोड़ी सी भाव की बढ़ोतरी हुई। अब भाव की बढ़ोतरी की अगर मैं बात करूं तो इस पूरे उठाव से पहले 14 से 16 रुपए प्रति केजी के हिसाब से किसान को मिल रहा था, 1400-1600 प्रति क्विंटल। अब वो भाव कहीं बढ़कर के 18 से 22 तक आया है। किसानों का रोष ये है कि जिस भाव को खास करके उनका कहना है कि शहरी इलाकों में बढ़ा हुआ बताया जा रहा है, वो बहुत बढ़ा हुआ है नहीं, क्योंकि अब भी उनकी रबी की जो फसल है उसकी लागत 25 रुपए प्रति केजी होती है, 25 रुपए प्रति क्विंटल। तो अब भी वो लोग घाटे में ही बेच रहे हैं, लेकिन पहले के हिसाब से थोड़ी बेहतर है स्थिति। लेकिन अब किसानों में रोष क्यों है? उनका कहना है कि जो सरकार ने तय किया है कि मध्यस्थता की जाएगी, तो पहले उन्होंने शुरुआत की, जी हम 3 लाख टन प्याज रबी के मार्केट में उतारेंगे, बाद में उस संख्या को बढ़ा के 5 लाख टन कर दिया गया। तो सबसे पहले किसानों का ये कहना था कि ये पहली बात तो प्राइस राइज नहीं, प्राइस करेक्शन है, और सरकार ने बहुत जल्दी मध्यस्थता कर दी है चुनाव को ध्यान में रखते हुए, राजनीतिक कारण भी है। और दूसरा, एक्सपर्ट्स ने हमें ये बताया कि सरकार, क्योंकि टमाटर की जिस तरह से दाम बढ़े थे और जिस तरह से सरकार जिस स्थिति में थी वो बहुत ही ज्यादा उनके लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी, तो वापस से उस सिचुएशन को, उस स्थिति को दोहराना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने ये सारे स्टेप लिए। किसानों का कहना है कि अगर रिटेल के यानी कि ग्राहकों तक पहुंचने वाले भाव अगर 55 या 60 तक पहुंचते और ऐसे में सरकार मध्यस्थता करती तो उन्हें समझ में आता। लेकिन अभी भी मुंबई जैसे शहरों तक में भी, मुंबई दिल्ली में भी अगर 35 और 40 के ही भाव हैं और ऐसे में सरकार अगर मध्यस्थता कर ले तो किसानों के लिए साफ सी बात है कि दाम गिर जाएंगे। अब उसमें एक और चीज, वो मसला ठंडा हुआ ही नहीं था तब तक कि शनिवार को सरकार ने कहा कि अब प्याज के ऊपर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी। तो ऐसे में अब ट्रेडर्स और किसान दोनों दुखी हैं, इससे दोनों परेशान हैं। ट्रेडर्स की मांग है कि पहली बात तो सरकार को ये कदम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ट्रेडर्स का कहना है कि उनका भी नुकसान हुआ है। उनका कहना है कि फिर भी अगर सरकार ने तय किया था कि ये करना ही था तो कम से कम उनके जो कंटेनर्स रेडी हैं, तैयार हैं, उनको कम से कम बख्श दिया जाए, एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। किसानों का ये मानना है कि अगर ट्रेडर्स को का नुकसान, उसमें नुकसान होता है या फायदे में कमी आती है तो वो सीधा सीधा उन पे असर डालेगा। तो कल से ही अलग अलग जगहों पे नासिक के प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं किसानों और ट्रेडर्स ने साथ में मिलकर इस बार। आज सुबह की बात करें तो चाहे वो लासलगांव हो, चाहे पिंपल गांव हो, चाहे निफाड़, ये एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडियों में से हैं। तो सुबह से वहां पर कोई खरीद बिक्री नहीं हुई है। हमने विजुअल्स दिखाए हैं कि सन्नाटा है वहां पे। और उसके अलावा चाहे वो नासिक मुंबई हाईवे हो या नासिक के कई और इलाके हो, सुबह से वहां पे अलग अलग रास्ता रोको प्रदर्शन भी चल रहे हैं। मनीषा, एक और बात कर लेते हैं। एपीएमसी वाशी के ट्रेडर रामदास पवाले हमारे साथ है। रामदास जी, जैसे आपने पूरा सुना, शांतिया जैसे बता रही हैं कि काफी ज्यादा आक्रोश है यहाँ पर, कंज्यूमर के लेवल पे तो नहीं है, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि एक और गलती हो, टमाटर वाला यहाँ पर सीन हो, तो प्याज में बहुत जल्दी शायद यहाँ पर एक मेजर ले लिया गया है। आप कैसे देखते हैं बाजार और किस तरह के भाव हैं? रामदास जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, आ रहा है। हाँ जी, कैसे देखते हैं आप प्याज की आवक और प्याज के भाव अब?
आवाज कट हो रहा है। रामदास जी, आप कैसे देखते हैं प्याज की आवक और उसके भाव? आज तो मार्केट में एक नंबर का माल है कांदा का, जो प्याज का, वो प्याज का 24 से लेकर 27 तक बाजार है, 24 रुपए किलो से 27 रुपए किलो तक। तो ये क्या हो गया कि जो मार्च अप्रैल में बारिश हो गया ना, इसके वजह से प्याज का फसल बहुत खराब हो गया। अभी प्याज तो स्टॉक में कमी लग रहा है, तो आगे बाजार ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। इसके लिए सरकार ने ये 40% ये लगा के थोड़ा उसके ऊपर ये कर दिया कि जनता को भी ज्यादा भाव में खाने को नहीं मिलेगा। वो हिसाब से 40% उसके ऊपर टैक्स लगा दिया वो एक्सपोर्ट करने वाले को। तो अब प्याज का क्या दाम है? आपको लगता है ज्यादा आवक अब आएगी यहाँ पर? अभी तो दाम ठीक है ना, अभी ये 24-26 रुपए 27 रुपए जो दाम है वो ठीक है दाम। लेकिन आगे अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगा तो इधर भी जनता को ज्यादा भाव में प्याज खरीदना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि जो सरकार ने कदम लिया वो ठीक है? हेलो, आपको लगता है जो सरकार ने कदम लिया वो ठीक है? मैडम आवाज कट हो रहा है। हेलो रामदास जी, आपको लगता है सरकार ने जो कदम लिया वो ठीक है? आवाज नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। रामदास जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो वो जैसे वो कह रहे हैं कि भाव आगे जाके बढ़ जाते थे और इसलिए सरकार ने वो कदम लिया है और भाव अब जहां पर थे वहां पर टिक से गए हैं। और वो लेटेस्ट आज के रिटेल के दाम है जो भारतीय स्टेट्स में, सिटीज में देखने को मिले हैं और आशंका यही है कि यहाँ से कुछ और गिरावट हम बनता हुआ देखेंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया शांति आपका साथ जुड़ने के लिए। राहुल जी आपका भी। रामदास जी आपसे भी इजाजत लेना चाहेंगे, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं ही, लेंगे उनसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। स्वागत है आपका। और सभी कमोडिटी मार्केट्स में अच्छी खासी वॉल्टिलिटी देखने को मिली है और ये डिफिकल्ट टाइम्स हैं ट्रेड करने के लिए। प्रथमेश, ऐसे समय में कहाँ हैं आपके टॉप ट्रेड्स? गुड इवनिंग मनीषा। काफी डिफिकल्ट टाइम है वैसे ट्रेड करने के लिए, आपने सही कहा। बट जैक्सन होल सिम्पोजियम के पहले मेरे ख्याल से आपको गोल्ड सिल्वर में ज्यादा रेंज बाउंड, ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं मिलेगी, रेंज बाउंड मोमेंटम रहेगा। तो आपको मोमेंटम वाली कमोडिटी चाहिए तो क्रूड में मिलेगा। क्रूड में यहाँ पे 6800 तक के टारगेट रहेंगे। आपका एंट्री पॉइंट 6660 के पास रहेगा, 6600 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 6800 के रहेंगे। सिमिलरली नेचुरल गैस में वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, 214 पे बाई करने की सलाह रहेगी, 208 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 226 के रहेंगे। और वंदना, एग्री स्पेस में तो बारिश की प्रॉब्लम्स हैं ही, यहाँ पर आप टॉप ट्रेड्स कहाँ देखती हैं? मुझे लग रहा है कि कुछ कमोडिटीज में यहाँ पे करेक्शन फेज है और कॉटन ऑयल सीड केक में हम लोगों ने देखा है कि 2800 से ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना है। यहाँ पे मैं सेलिंग स्ट्रैटेजीज ही अपनाना चाहूंगी। 26-25 एक लेवल रहेगा जहां सेलिंग करना चाहिए। 2550 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 2660 का प्लेस करना होगा। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे टर्मरिक है, काफी एक्शन पैक की कमोडिटी रही है, लेकिन अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि हायर साइड से थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बनता है। यहाँ पे 16,000 एक लेवल रहेगा जहां पे कि एक सेल कॉल मैं देना चाहूंगी। 15,500 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करना होगा 16,250 का। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे टर्मरिक जो है एक बार 15,200 के करीब आएगा, क्योंकि काफी ओवर प्राइस यहाँ पे लग रही है कमोडिटी। ऑलराइट, तो कुछ मुनाफा वसूली लेकिन बाइंग स्ट्रैटेजीज भी यहाँ पर आती हुई। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, वंदना एंड प्रथमेश, साथ बनने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।